नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे जिसको हम पूरा नहीं कर पाए और लगभग 1 साल पहले पढ़ रहे थे हम। 1 वर्ष हो चुका अभी। तो ये केंद्र राज्य संबंध, इसको एक बार इसका रिवीजन करते हुए इसको पूरा कर लेते हैं। हमने इसको प्रशासनिक संबंधों पर रोक दिया था और कुछ तकनीकी खराबी थी, इस वजह से हम पढ़ा ही नहीं पाए। अब 1 साल के बाद जो है अब ये क्लास बन रही है, बल्कि 1 से भी ज़्यादा हो गए। तो इसका एक बार रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। इस बार कर लेंगे कंप्लीट। तो केंद्र राज्य संबंध संविधान के भाग 11 और 12 में पढ़ा जाता है। ठीक है। संविधान में केंद्र राज्य संबंध संविधान के भाग 11 और 12 में पढ़ा जाता है। संविधान सभा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनको इस प्रावधान को संविधान में लेना पड़ा। अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कुछ प्रमुख है कि जैसे भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था है, और जब भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था है तो यहां पे 2 स्तर पर सरकार होगी। सरकार का गठन, यही तो पढ़ते हैं हम। अब वो 2 स्तर कौन से होते हैं? केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। अब जब 2 स्तरों पे सरकार का गठन होगा तो इसमें जो शक्ति का विभाजन है, ये बात समझने की है। जब इन दोनों सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन होगा तो वहां आवश्यकता पड़ती है केंद्र राज्य संबंध की। केंद्र राज्य संबंध जो संविधान में लिए गए हैं, ये क्यों लिए गए हैं? इसमें जो है संघात्मक व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं अपने संविधान में, तो वहां देखा जाता है कि सरकार का गठन 2 स्तरों पे होता है। एक राज्य स्तर पे राज्य सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है। इन दोनों सरकारों के बीच जब शक्ति का विभाजन होगा तो गतिरोध ना आए, तो इसका निवारण केंद्र राज्य संबंध करते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट तो हो गया ये। दूसरा फैक्ट, राज्यों की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। राज्यों की स्वायत्ता के लिए भी केंद्र राज्य संबंध काम करते हैं। अब राज्यों की स्वायत्ता के लिए केंद्र राज्य संबंध काम कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। कि भी जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इसमें जो है उदाहरण की भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में विकास कार्य, प्रशासनिक कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, उस पर किसी का दबाव ना हो। अब दबाव किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। कब होगा? देखने में तो यही आता है कि जब राज्यों में किसी अन्य दल की सरकार हो और केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार हो तो गतिरोध बढ़ जाते हैं। यही तो देखा जाता है। तो राज्यों की स्वायत्ता बनी रहे, उनकी ऑटोनॉमी कायम रहे, इसके लिए भी संविधान सभा ने संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान किया है। तो इसमें जो है राज्यों की स्वायत्ता हो गई। क्यों हो गई? कि राज्य स्वतंत्र रूप से विकास कार्य और प्रशासन कर सके। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, राज्य स्वतंत्र रूप से प्रशासन तो करेंगे,
लेकिन संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत करेंगे, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल नहीं होना चाहिए, असामान्य स्थिति नहीं होनी चाहिए देश में। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर राज्य जो है निसंकोच होकर अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसा संरक्षण संविधान ने दिया है। ठीक है। देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है। राज्यों में और केंद्र राज्यों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए भी केंद्र राज्य काम करते हैं। केंद्र और राज्य विधान का जब निर्माण करेंगे या विधि का जो निर्माण करेंगे तो इसमें गतिरोध उनके बीच ना पैदा हो, वो सारी व्यवस्थाएं केंद्र राज्य संबंध में पढ़ी जाती है। अब वो कैसे पढ़ी जाती है, अब हम ये रिवीजन कर रहे हैं, इसमें सारा हम समझ लेंगे। हमारी पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध की आवश्यकता क्यों थी? अब केंद्र राज्य संबंध में है क्या? जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे कि भी केंद्र और राज्य संबंध 3 स्तरों पे पढ़ा जाता है। सबसे पहला है विधायी संबंध, संविधान के भाग 11 में पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 तक के प्रावधान इसमें पढ़े जाते हैं। उसके बाद प्रशासनिक संबंध, और ये जो है ये भी संविधान के भाग 11 में पढ़ा जाएगा। और 256 से 263 तक के प्रावधान इसमें पढ़े जाते हैं। हमने प्रशासनिक संबंध तक पढ़ लिया था जो हमारी लास्ट क्लास थी, तो अब बीच में रुक गई, फिर से शुरू हो गई। जीवन का नाम चलना रुकना, चलना रुकना, यही तो है जीवन। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध तीसरा प्रकार होता है, संविधान के भाग 12 में पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 268 से 293 तक के जो प्रावधान हैं वो इसमें पढ़े जाएंगे। अब कहोगे जी 264 कहाँ रह गया, 65 कहाँ रह गया, 67 कहाँ रह गया? तो इसमें जो है आप अकस्मात निधि हुई उसका प्रावधान पढ़ोगे। एक जो है एक आर्टिकल इसमें निरस्त है, कुछ इसमें निरस्त हो गए हैं। तो जो केंद्र राज्य संबंध में पढ़े जाते हैं हमने सिर्फ वो अनुच्छेद लिखे हैं। अब बीच के कहाँ गए? बीच के मतलब देखो 245 से 255 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो विधायी संबंध पढ़े जाएंगे। 256 से 263 तक जितने भी हैं प्रशासनिक संबंध पढ़े जाएंगे। अब 263 के बाद सीधा 268 पे आ गए, तो 64, 65, 66, 67 में अन्य प्रावधान है, ऐसा समझ लेना अभी के लिए। तो वित्तीय संबंध 68 से 93 में पढ़े जाएंगे। शुरुआत विधायी संबंध से करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो वित्तीय संबंध पे आके जो है इसका समापन कर देंगे। ठीक है। तो इसमें जो है नेक्स्ट विधायी संबंध, विधायी संबंध को भी हम कितने भागों में समझेंगे? विधायी संबंध भी 4 भागों में पढ़े जाते हैं। सबसे पहला जो इसका भाग होगा वो है केंद्र राज्य। विधायी संबंध का मतलब आप ये समझना कि भाई इसमें विधि निर्माण से संबंधित बात है, मतलब कानून का निर्माण कौन करेगा और वो कानून किस क्षेत्र तक वैलिड रहेगा, इसमें वो समझा जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर कब संसद कानून बना सकती है, इसमें वो समझा जाएगा। केंद्र सरकार को कब ये हक मिल जाता है कि वो राज्य सूची पे कानून बना ले, इसमें वो भी पढ़ा जाएगा। ऐसी देश में कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं कि जब
राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना पा रही हैं, संसद को या केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है, इसमें वो पढ़ा जाएगा। तो विधायी संबंध कानून के निर्माण से संबंधित है। इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। तो केंद्र राज्य विधान का क्षेत्र या क्षेत्रीय प्रसार, इसका बहुत साधारण भाषा में अर्थ यही है कि भैया केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो भारत के कौन से क्षेत्र में लागू होगा, इसका अर्थ इतना है। ऐसे ही राज्य सरकारें जो कानून बनाएगी वो भारत के कौन से क्षेत्र में लागू होगी वो कानून जो है। अब इसमें सबसे पहले मतलब ये बात कर रहा है आर्टिकल 245 की, अनुच्छेद 245 की बात कर रहा है ये। इसमें कहा गया है कि संसद का विधान या संसद की विधि या संसद द्वारा बनाया गया कानून, ऐसे भी लिख सकते हैं, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है। उसके बाद जो है जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल मंडलों का कानून की विधि अपने राज्य या उसके किसी क्षेत्र पर लागू होगी। दो बातें पढ़ी हमने यहां। संसद जब किसी कानून का निर्माण करती है तो उसे ये शक्ति होती है कि उस कानून को या तो पूरे भारत पर लागू कर दे या उसने जिस क्षेत्र के लिए वो कानून निर्मित करा है उस क्षेत्र पे लागू कर दे। तो संसद की अधिकतम शक्ति क्या है? अधिकतम शक्ति है उसका जो विधि है या उसने जो कानून बनाया है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे लागू होगा। राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, या कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत ने अधिग्रहण कर लिया है उस पे भी उसका कानून लागू होगा। राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्य हैं उसका कानून वहां तक ही लागू रहता है। यहाँ दो फैक्ट ऐसे हैं जो अलग से पढ़े जाएंगे इसमें, मतलब प्रावधान इसी में है लेकिन वो इससे बाहर हो जाते हैं। कैसे? कि जो संसद है, संसद को अतिरिक्त क्षेत्र विधान, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान निर्माण करने का अधिकार है। वो कैसे हैं अभी समझेंगे। और यहाँ एक बात और समझी जाती है कि जो राज्य विधानमंडल का जो कानून है उनके राज्य में लागू हो रहा है, लेकिन अगर उस राज्य का किसी बाहर की वस्तु से सीधा संबंध है तो राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है वो वहां भी लागू होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राज्य है ए, एक राज्य है बी। ए राज्य ने कानून बनाया तो वो कानून कहां के लिए लागू होगा? वो सिर्फ ए राज्य के ही क्षेत्रों में लागू होगा। लेकिन इस राज्य का संबंध बी राज्य के किसी वस्तु के साथ अगर सीधा है तो इसका कानून उस वस्तु पे भी लागू होगा। ठीक है, वरना ये अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। अब केंद्र सरकार या संसद की बात कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, इसका मतलब है कि संसद का कानून
ऐसे भारतीय नागरिक पर भी लागू होता है जिसकी संपत्ति विदेश में हो, या किसी भारतीय नागरिक की संपत्ति अगर विदेश में है, विदेशी संपत्ति, तो ये कानून वहां भी लागू होगा। इसका मतलब ये है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। तो ये फैक्ट जो है हमने आर्टिकल 245 में पढ़ा। तो ये तो बात है कि भी केंद्र सरकार के कानून कहाँ कहाँ लागू हो रहे हैं, मतलब संसद के कानून कहाँ लागू हो रहे हैं, राज्य सरकार के कहाँ लागू हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि संसद का कानून भारत के कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति बनाए हुए हैं या उनकी स्थिति थोड़ी भिन्न है, तो वहाँ संसद का कानून लागू नहीं होता। वहाँ शक्ति होती है राज्यपाल को उस क्षेत्र में, या फिर राष्ट्रपति को, कि संसद के कानून को वो वहाँ निरस्त भी कर सकते हैं या उस भौगोलिक स्थिति के अनुरूप संशोधित करके लागू कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? बात यह है कि संसद का जो कानून है वो भारत के कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अब तक तो जो है हमने पढ़ा कि भी विदेश तक भी लागू हो रहा है, हमने यही तो पढ़ा कि भी संसद का कानून भारत के, अगर कोई भारत का कोई नागरिक है और उसकी विदेश में संपत्ति है, उस पर भी लागू हो रहा है। लेकिन भारत के ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसद का कानून लागू नहीं होता है। वो क्षेत्र हैं सूचीबद्ध क्षेत्र हैं, या तो जो मतलब स्वायत्त जिले होते हैं, उनकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, उनका खुद की संस्कृति है, आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं। ये मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो संसद का कानून कहां लागू नहीं होगा? या संसद के कानून पर प्रतिबंध। कहां प्रतिबंध है? सबसे पहला प्रतिबंध है कि भाई राष्ट्रपति, बल्कि राष्ट्रपति भी बाद में लेते हैं, कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे राष्ट्रपति इनकी उन्नति, विकास और शांति के लिए कानून बनाएगा। अब यहां संसद का कानून लागू नहीं होता। ये जो है राष्ट्रपति के हैंडओवर है, मतलब केंद्र सरकार के अंडर है। जहां संसद काम नहीं कर रही है, वहां काम कौन कर रहा है? वहां केंद्र सरकार काम कर रही है। इसका मतलब यही तो है। या जहां राष्ट्रपति काम कर रहा है, या जो शक्ति जिस क्षेत्र की या किसी विषय की शक्ति अगर राष्ट्रपति के हाथ में है, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि वो शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में है, संसद के हाथ में नहीं है। अब यहां यही तो समझाया जा रहा है कि संसद ने कोई कानून बनाया और वो देश के संपूर्ण हिस्से पर लागू हो गया, लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसद का कानून लागू नहीं हो रहा। फिर किसका हो रहा है भैया? राष्ट्रपति वहां के लिए, वहां की उन्नति के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए कानून बनाएंगे। अब राष्ट्रपति थोड़ी बनाएंगे, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखना। इसके साथ साथ जो है
असम के कुछ ऐसे स्वायत्त जिले हैं जहां पे राज्यपाल, जो असम राज्य है, कुछ ऐसे स्वायत्त जिले हैं तथा सूचीबद्ध क्षेत्र किसी भी राज्य का हो चाहे वो, क्षेत्रों में राज्यपाल संसद के कानून को या तो निरस्त कर सकता है या संशोधित करके लागू कर सकता है। तो इसका तो अर्थ ये भी हुआ कि यहां लागू ही ना होने दे राज्यपाल। अब ये भी बात समझने की है कि यहां भी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में है। देखो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है। पहाड़ी क्षेत्र है, जलवायु भिन्न है, आदिवासी क्षेत्र है। तो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, या किताबी भाषा में हम बोलेंगे कि संसद क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र में, या संसद द्वारा क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र में विधि निर्माण पर कुछ प्रतिबंध होंगे। तो ये विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति होती है, या संसद के कानून सीधे सीधे हैं लागू नहीं होते हैं। इसमें मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पे राष्ट्रपति संसद के किसी भी विधेयक को निरस्त कर सकता है, संशोधित करके पारित कर सकता है, या पारित ही ना करे। तो ये सब जो है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। तो अब हमने क्या पढ़ा विधायी संबंध के पहले प्रकार में, और पहला प्रकार क्या था कि भाई केंद्र राज्य विधान का क्षेत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कहाँ कहाँ कानून बना सकती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि संसद को संपूर्ण भारत में या भारत के किसी हिस्से पर कानून बनाने का अधिकार होगा। ऐसे ही राज्य सरकारों को या राज्य विधानमंडल को अपने अपने राज्य में कानून बनाने का अधिकार होगा। संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का निर्माण कर सकती है। इसका मतलब होता है कि कोई भारतीय नागरिक जिस पे विदेशी संपत्ति है, संसद का कानून उस संपत्ति पे भी लागू होता है। राज्य सरकारें अपने राज्य तक ही सीमित रखती हैं अपने कानून को, जब तक उस राज्य का किसी बाहर की वस्तु से सीधा संबंध ना हो तब तक वो कानून राज्य के बाहर लागू ही नहीं होगा। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां संसद का कानून लागू नहीं होता है। सूचीबद्ध क्षेत्र हुए जहां राज्यपाल की शक्ति काम करती है, जहां राष्ट्रपति की शक्तियां काम करती हैं। कुछ स्वायत्त जिले हुए, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे क्षेत्र हुए जहां राष्ट्रपति संसद के कानून को निरस्त कर सकता है या संशोधित करके लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है, और विवेक किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो केंद्र सरकार का मतलब विधायी संबंध का पहला प्रकार हुआ। अब दूसरा समझते हैं। विधायी संबंध, और इसका जो बी पार्ट है वो क्या है भैया? वो है केंद्र राज्य विधान की विषय वस्तु। अभी हमने जो इसका पहला प्रकार पढ़ा था, जहां हम केंद्र राज्य विधान का क्षेत्रीय प्रसार पढ़ रहे थे, तो उसका अर्थ ही है अनुच्छेद 245। जिन प्रावधानों को हमने ऐसे ही पढ़ लिया, उसे हमने शायद पिछली क्लास में अनुच्छेद से पढ़ा था।
तो अगर अनुच्छेद देखना है कि आर्टिकल 245 क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल 245 क्लोज 2, क्लोज 3, तो उसके लिए आपको जो है गमन करना होगा पिछली क्लास की तरफ। और अगर ऐसे पढ़ना है तो ये तो ठीक है ही, वो भी ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि भाई संसद और राज्य सरकारें जो कानून बना रही हैं वो बना किन विषय पे रही है, कौन कौन से विषय हैं, उसकी बात करता है ये। अनुच्छेदों में ढूंढोगे तो अनुच्छेद 246 की बात की जा रही है। अनुसूची में देखोगे तो अनुसूची या शेड्यूल 7 की बात की जा रही है। अनुसूची 7। और अगर जो इस फैक्ट को पढ़ते हैं तो इस फैक्ट का मतलब क्या है कि भैया संसद या केंद्र सरकार और राज्य, केंद्र व राज्य जो विधि का निर्माण करेंगे वो कौन से तो विषय होंगे, या जो विषय हैं वो कौन सा विषय किस पे जाएगा। जैसे कि भी केंद्र सरकार किस विषय पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार किस विषय पे कानून बना सकती है। ऐसी तो स्थिति कम ही बनती है कि भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी एक ही विषय पे बना दे, बनती हैं लेकिन सब जगह वो चीजें अप्लाई नहीं होती है। तो यहां बात की जा रही है सूची की। संविधान में आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार की सूची पढ़ी जाती है। एक संघ सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। इस संघ सूची में आने वाले सभी विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इसमें विषय हैं लगभग 100। एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं या राज्य सूची में जो विषय लिए गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार होगा राज्य सरकारों का। और एक होती है समवर्ती सूची जिसपे जो विषय शामिल होते हैं, 52 विषय हैं इसमें। राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पे कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। ठीक है। तो यहां जो बात की जा रही है, या अनुच्छेद 246 जो बात कर रहा है, या अनुसूची जो 7 बात करती है, या केंद्र राज्य विधान की विषय वस्तु, इसका अर्थ ही है उन सूचियों से। ठीक है। तो संविधान में 3 प्रकार की सूची है। विषय वस्तु का मतलब क्या हुआ, वो विषय जिन जिन पे कानून बनेगा। तो यहां सूची की बात की जा रही है। सबसे पहली है संघ सूची। नाम से ही पता चल रहा है कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बनाएगी। विषय कितने हैं, इसमें 100 विषय हैं और सबसे महत्व के विषय इसी में होते हैं। जैसे रक्षा का मामला हुआ, परमाणु ऊर्जा का मामला हुआ, बीमा का मामला हुआ, बैंकिंग का मामला हुआ, रेल का मामला हुआ। जितने भी महत्व के विषय हैं, जनगणना हुई, वो सब जो है केंद्र सूची में जाएंगे। जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जो विषय आएंगे उन पे कौन काम करेगा या कौन विधि बनाएगा, राज्य सरकार। इसमें 61 विषय हैं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस, कृषि, ये सारे विषय जो हैं राज्य सूची में आएंगे। ठीक है। पुलिस हुआ, कृषि हुई, स्थानीय स्वशासन हुआ, ये सारे विषय राज्य सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें वन विषय में वन हुआ, वन्य जीव हुए,
शिक्षा हुई, शादी है मतलब विवाह है, विवाह है तो तलाक भी होगा, इसी में है। ये सारे विषय जो हैं समवर्ती सूची में पढ़े जाएंगे। इसमें एक दो बात और याद रखना कि अगर वरीयता दी जाए कौन सी सूची किस पर भारी है, तो संघ सूची राज्य सूची पर भारी होगी, क्योंकि सबसे अधिक महत्व के विषय हैं। समवर्ती सूची राज्य सूची पे भारी होगी। ठीक है। इसमें एक बात भी ये याद रखना कि भैया जितने भी विषय देश में हो सकते हैं जिस पे कानून बनाया जा रहा है वो सूची में ले लिए गए। कुछ ऐसे विषय जो सूची में नहीं डाले गए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, तो वो अवशिष्ट विषय होते हैं। अवशिष्ट विषय मतलब ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सूची में लिए गए हैं मतलब संघ सूची में लिए गए हैं, ना ही राज्य सूची में लिए गए हैं और ना ही समवर्ती सूची में लिए गए हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को होता है। ठीक है। अनुच्छेद 248 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें अवशिष्ट विषय की ही बात की जा रही है। हम विधायी संबंध पढ़ रहे हैं और विधायी संबंध में हमें अनुच्छेद पढ़ने चाहिए 245 से 255, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं और हम देखें तो पढ़ भी रहे हैं। तो 246 हमने पढ़ लिया था, 245 हमने पढ़ लिया था, 248 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 248 में क्या है? अनुच्छेद 248 में है क्या? अवशिष्ट विषय, ऐसे विषय जो ना केंद्र में और ना मतलब ना संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है और ना राज्य सूची में है। कानून केंद्र सरकार बनाएगा। आर्टिकल 247 है गया, तो 247 में आप लिख सकते हैं कि भी संसद को कुछ अतिरिक्त न्यायालयों के गठन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 247 प्रावधान करता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका जो है हमने बी पढ़ लिया, अब इसका सी पढ़ेंगे। सी बाद में पढ़ेंगे। वैसे वो राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान है और इसका जो डी है वो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण है। सुनने में एक सा लग रहा होगा लेकिन इसमें बहुत सारा अंतर है, कल समझते हैं या नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। ठीक है, नमस्कार।